Very good morning, everyone. ओके, हॉलीडे वाला जो रीज़न है वो सेकेंडरी रीज़न है। वो हो गया कि मेरे को क्लास लेट लेनी पड़ी। मैंने आज सेशन लेना ही नहीं था, आज क्लास थी ही नहीं ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन ड्यू टू हॉलीडे तो थोड़ा डीले करके मैंने कहा चलो ले लेते हैं क्लास, अदरवाइज आज आपकी क्लास होनी नहीं थी। ठीक है, हॉलीडे वाला सेकेंडरी रीज़न है, वो अपने आप हो गया। ठीक है, आई नो कि ऑल स्टेट्स में नहीं होएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप बाद में वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने एनरोल करवा रखा है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप कभी भी वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इवनिंग में सर क्लास कंडक्ट कराना अभी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बाकी सारा स्टाफ छुट्टी पे है। तो जिन्होंने भी स्केड्यूलिंग करनी है, सारा प्रॉपर जो भी इस चीज़ के रिलेशन में मैनेजमेंट का जो भी रहता है वो सारा टीम हैंडल करती है। तो बाकी सारा स्टाफ छुट्टी पे है, तो फिर इवनिंग में तो फिर होएगी नहीं। ठीक है, तो फिर अभी करें स्टार्ट। आप बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ अगर आपने एनरोल करवा रखा है डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एक्सेस द वीडियो। ओके सर, तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो इट्स अबाउट थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग। एज यू नो दैट रिटेल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में रिटेल बैंकिंग इज रिलेटिंग विद व्हाट, जहां पे आप इंडिविजुअल कस्टमर के साथ, इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हो एंड ह्यूज कंज्यूमर बेस विल बी देयर। डेफिनेटली आपको केटर करनी है देयर रिक्वायरमेंट, देयर नीड्स। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, सोल बेसिस के ऊपर, है ना, सोल स्टैंड बेसिस के ऊपर इट वुड बी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जब भी आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने हो तो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर यहाँ पे जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो सामने आते हैं। क्योंकि ड्यू टू कॉम्पिटिशन, ड्यू टू चेंज इन द रिक्वायरमेंट, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारी चीजें और रहती हैं, एड ऑन सर्विसेज जो डिमांड करते हैं। डेफिनेटली वो केस में आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो कस्टमर को एज ए थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूचुअल फंड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, दे आर एग्जाम्पल्स। तो आई होप सो ये हम जो चैप्टर है थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़े से टॉपिक रहते हैं रिलेटिंग टू दिस चैप्टर, तो पहले एक बार उनको कवर कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आई गेस पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज हमने डिस्कस कर लिया था। मेन जो एक्टिविटीज हैं दैट आर परफॉर्म बाय दी बैंक, जिनसे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको छोड़ के बाकी अगर कोई और एक्टिविटीज हैं दैट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द बैंक, दे आर नोन एज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहाँ तक कर लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ। प्रोपागेट मॉडल मैंने बताया आपको कल के सेशन में, आई होप सो आपको ध्यान में हो। प्रोपागेट मॉडल, हर एक यहाँ पे जो वर्ड है उसके पीछे एक हर एक अल्फाबेट के पीछे एक वर्ड है। ठीक है, प्रोपागेट मॉडल आई होप सो आपको ध्यान में होएगा। इट्स स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, पीपल, एपेटाइट, ज्योग्राफी, एट्रीब्यूट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये मॉडल कब यूज करते हो, जब आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड सर्विसेज स्कीम्स जो ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, डेफिनेटली इन दैट केसेस आपको ये जो मॉडल है इसको कंसीडर करना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग विक्रम सर। तो ये हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था प्रोपागेट मॉडल। उसके बाद क्रॉस सेलिंग भी क्या जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया, जब आप मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो एग्जिस्टिंग कस्टमर को। डेफिनेशन स्पेसिफिक जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्रॉस सेलिंग मीन्स व्हाट, जहां पे आप मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर। ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज क्रॉस सेलिंग। एंड इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से आप जो क्रॉस सेलिंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हो। क्रॉस सेलिंग जरूरी क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। एक तो कॉस्ट वाला फैक्टर रहता है, ठीक है, दैट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, एंड सेकंड डेफिनेटली प्रॉफिट, यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। दैट्स व्हाई क्रॉस सेलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, गुड मॉर्निंग तारक सर। देन स्ट्रैटेजीज हमने देखी थी कि क्रॉस सेलिंग के कंटेक्स्ट में क्या क्या आपने इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जो ऑप्ट करनी है सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ क्रॉस सेलिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे, यहां तक हमने कल के सेशन में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डीमैट अकाउंट। अगर आप किसी कंपनी की सिक्योरिटीज में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने डीमैट अकाउंट के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। So Demat account is one of the very important component of retail banking services offered by the bank. It provides the customer additional convenience for dealing with his securities in a hassle-free manner. Almost all bank offer Demat account facility to their customer. Additionally, some bank offer the provision of trading facility also under a tie-up with the brokers so that the requirement of trading
डीमैट अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट रिक्वायरमेंट आर मेट इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ऑलमोस्ट सारे ही बैंक डीमैट अकाउंट की सर्विसेज सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं। किनको प्रोवाइड करते हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर को। देन डेफिनेटली ये जो है आपका वन ऑफ द कंपोनेंट है रिटेल बैंकिंग का। कई केसेस में यहाँ पे टाई अप भी रहता है ब्रोकर के साथ, सो दैट कि सारे काम एफिशिएंटली स्मूथली हो सके सिंगल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो डीमैट इट्स अ डीमैटेरियलाइजेशन। Dematerialization process is basically what? Dematerialization is the process of converting physical shares or share certificate that basically show what कि आपने ये कंपनी के शेयर्स में क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, तो dematerialization is the process of converting physical shares or share certificate into an electronic form. Shares once converted into dematerialized form are held in डीमैट अकाउंट। तो फिजिकल फॉर्म से जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को कन्वर्ट करते हो, दैट इज बेसिकली नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, कि डीमेटेरियलाइजेशन इज बेसिकली व्हाट इन रिलेशन टू डीमैट अकाउंट। देन ये प्रोसेस किस तरीके से रहता है? डीमेटेरियलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्लियर हो गया ना आपको? ये प्रोसेस क्या क्या चीजें रहती हैं यहाँ पे, अभी उसको देखेंगे। So an investor having securities in physical form must get them dematerialized if he intend to sell them. This require an investor to fill a demat request form which is available with every depository participant. Here DP stand for depository participant, and submit the same along with the physical certificates. Every security has an ISIN, International Securities Identification Number, जिसकी हेल्प से आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो इजी रहता है। If there is more than one security, then the equal number of DRF, यानी उतने ही आपको फॉर्म जो है वो फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, इन दैट केस। तो ये आपका प्रोसेस है इन केस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट, मतलब फॉर्म आपने फिल करके देना इन रिलेशन टू दैट if you want to convert your securities that are in physical form into electronic form. Okay, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले ओपन करवाना पड़ेगा डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट टू स्टार्ट डीलिंग इन सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वन नीड्स टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। An investor already having shares in physical form should ensure that he get the account open in the same set of name as appearing on the share certificate. Otherwise a new account can be opened in the desired pattern by the investor. मतलब according to your requirement आप यहाँ पे क्या हो, डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। The process of opening account is briefly explained below. तो सबसे पहले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। Fill up the account opening form provided by depository participant and sign an agreement with the depository participant in a standard format prescribed by the depository. कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आपका राशन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सारी चीजें हो सकती हैं एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी योर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद अ कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट एंड शेड्यूल ऑफ चेंज फॉर हिज फ्यूचर रेफरेंस। अगर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होएगी तो वो केस में आप यहाँ पे बता सकते हो। मतलब जो आपने एक बार ही टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिसाइड करी होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जरूरी तो नहीं कि उसी अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट हुआ, फर्स्ट वो में जो भी एग्रीमेंट हुआ, आपके पास उसका एक वैलिड प्रूफ रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, इन द फॉर्म ऑफ कॉपी ऑफ दैट एग्रीमेंट। Depository participant open the account and provide the investor with a unique account number, also known as beneficiary owner identification number, known as BOID. Beneficiary owner identification number. An investor is allowed to open more than one account with existing DP or with different depository participants. There is no stipulated minimum balance of securities to be kept in a demat account. One must make sure to open a demat account in the same ownership pattern in which the physical securities are held. ठीक है, जिस फॉर्म में भी आपने ली हैं उसी फॉर्म में आपका जो डीमैट अकाउंट है वो शो करेगा, रेप्लिकेट। It is possible for an account holder या beneficiary owner to authorize some other person to operate the demat account on his behalf by executing a power of attorney. अगर आप अथॉरिटी देते हो पर्सन को, इन दैट केस वो जो है ऑपरेट कर सकते हैं आपका जो डीमैट अकाउंट है।
It is not possible to make changes in the name of the account holder of beneficiary owner account. A new account has to be opened in a desired holding and ownership pattern. An investor, if want, can also close his demat account with one depository participant and transfer all the securities to another account with existing or a different depository participant. मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड नीड, यहाँ पे अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, ट्रांसफर करना है, क्लोज करना है, आप इजीली कर सकते हो इन रिलेशन टू योर डीमैट अकाउंट. ठीक है. Then the account holder can freeze his demat account for a desired time period. A frozen account prevents securities to be transferred out of debit and transferred into credit. जब freeze कर देते account, debit credit transaction allowed नहीं ना होती. Same in demat account in relation to securities. The process of getting the securities in an electronic form converted back into physical form is known as materialization. तो अभी ये important चीज़ है. ठीक है. मतलब अगर आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा ना, स्टेटमेंट लिखी होंगी. ठीक है. एक स्टेटमेंट उसमें से ऐसी है, द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल फॉर्म, दैट इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन. आपने सिर्फ वो डीमटेरियलाइजेशन वर्ड के ऊपर फोकस करना है एंड ये फोकस करना है कि कन्वर्जन हो रहा है. किसका किसमें कन्वर्जन हो रहा है, ये चीज को आप ध्यान में नहीं दोगे एंड स्टेटमेंट को करेक्ट कर दोगे, तो वो केस में वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल फॉर्म से फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन. जब ऑपोजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. व्हाट डज मटेरियलाइजेशन, मटेरियलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज व्हाट एंड डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज व्हाट. ओके. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटिंग विद वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन. जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये जो सर्विस है ये प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से. So wealth management is that incorporate financial planning, investment portfolio management and a number of aggregated financial services. High net worth individual, small business owners and families who desire the assistance of a financial advisory specialist call upon wealth manager to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, टैक्स प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन केस ऑफ अ वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन. ठीक है. इन रिलेशन टू दीज थिंग्स. ओके. वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज कंप्राइजेज ऑफ अ फॉलोइंग की फंक्शन. क्या क्या जो फंक्शंस हैं परफॉर्म किए जाते हैं अंडर दिस? फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी डेफिनेशन, एसेट एलोकेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. Portfolio management consists of what? यहाँ portfolio management is equal to what? It's relating with administration, performance, evaluation and analytics. Then strategy review and modification. So these are some functions that are performed under wealth management services. Then a large bank and large brokerage houses create segmentation marketing strategies to sell both proprietary and non-proprietary products and services to investor designated as potential high net worth customers. Banks and brokerage firm use advisory talent pool to aggregate these same services. डेफिनेटली अगर आप इस तरीके की सर्विसेज जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो टैक्स के रिलेशन में, रिसोर्सेज के रिलेशन में, एस्टेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो किस तरीके से आपने जो है वो डिसाइड करना अपना. ठीक है. इसके रिलेशन में डेफिनेटली आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो जो बंदा है उसके पास क्वालिफाइड नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज होनी चाहिए. तो इस तरीके से ये जो सर्विसेज हैं अगर प्रोवाइड की जाती हैं बैंक की तरफ से, दे आर नोन एज वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और सोल्यूशंस. ठीक है. देन एडवांटेजेस फॉर कस्टमर. क्या क्या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं? हेल्पफुल इन टैक्स प्लानिंग. द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, क्योंकि आपको
एडवाइस किया जाता है ना कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए, गाइडेंस दी जाती है, एडवाइस दी जाती है इन रिलेशन टू टैक्स प्लानिंग, इस चीज़ों के रिलेशन में, देन डेफिनेटली दैट इज हेल्पफुल इन टैक्स प्लानिंग. The wealth management professionals always show the good path to the customer and provide the service of tax planning and how to minimize the tax and save more money. कि आप किस तरीके से आप इन्वेस्ट कीजिए, अपना जो फंड है इन्वेस्ट कीजिए कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा. डिडक्शंस रहती है ना आईटी एक्ट के अंदर, यू विल बी एबल टू गेट दैट डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस. ठीक है. देन हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है. ठीक है, इसके बारे में आपको एडवाइस किया जाएगा. Another advantage from the customer point of view is with professional help. The customer can easily know the investment strategy and analyze risk and return. मतलब उनको पहले ही बता दिया जाएगा कि if you want कि मेरे को रिटर्न इस अकॉर्डिंग चाहिए, if you want कैपिटल ग्रोथ, if you want कि रेगुलर बेसिस के ऊपर ग्रोथ चाहिए, इतना रिस्क अटैच रहेगा अगर आप इन्वेस्ट करोगे ये चीज़ों में, तो कस्टमर को हेल्पफुल मिलेगी. नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे विल गेट कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी. ठीक है. Then helpful in estate management. With the help of wealth management professional, they can also manage their estate. Estate management is a task to provide objective administration of funds tailored to aim in responsible distribution and protection of overall estate. तो यहाँ पे estate management के रिलेशन में भी आपको जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी under wealth management solution to the customers. Then helpful in forward planning in professional way as the estate grow and changes occur, कि किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या रहेगा इस चीज़ के रिलेशन में. आपको क्या डिसीजन तो आपने आज की डेट में लेना है डेफिनेटली, है ना. फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में डिसीजन लोगे, वो डिसीजन लेने में जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो हेल्पफुल है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज की चैलेंजेस. क्या क्या की चैलेंजेस हैं वेल्थ मैनेजमेंट के केस में. वेल्थ मैनेजमेंट फर्म फेस मैनी चैलेंजेस इन फॉर्मुलेटिंग विनिंग सर्विस ऑफन फॉर मीटिंग द क्लाइंट नीड्स. सम ऑफ द की चैलेंजेस आर, सबसे पहला की चैलेंज क्या रहेगा, अगर आप इस तरीके की हाई लेवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सबसे पहले तो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्टीज्ड पर्सन होना चाहिए. तो ये की चैलेंज हो सकता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हाईली पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड सर्विस है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा कंसर्न, ज्यादा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है ये चीज के रिलेशन में. ठीक है. एक्सपर्टीज चाहिए यहाँ पे. पर्सनल रिलेशनशिप ड्राइविंग द बिजनेस. इवॉल्विंग क्लाइंट प्रोफाइल की मतलब पहले अगर आप ये जो सर्विसेज हैं इस रिलेशन में आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है ये कस्टमर के अकाउंट में, कोई फ्रॉड तो नहीं है. ठीक है. कोई लूप होल तो नहीं है. ये सारा आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे फिर ही ये जो आप सर्विस है ये प्रोवाइड करते हो. ठीक है. देन क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट लेवल कितना है, कि डेफिनेटली दोनों की तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो होना चाहिए, तभी आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे. ठीक है. तो क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कम है वो भी एज अ की चैलेंज एक्ट करेगा. देन टेक्निकल आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ विच आप ये जो सर्विसेज हैं कि आप बेटर वे में, एफिशिएंट वे में प्रोवाइड कर पाओ. अगर टेक्नोलॉजी लैक इज देयर, ठीक है, अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है इन रिलेशन टू दैट, तो आप एफिशिएंटली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा सकते. ठीक है. देन नेक्स्ट है सर्विस मॉडल. द फॉलोइंग सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू द असाइन वेल्थ मैनेजर. क्या क्या सर्विसेज अभी ऑफर की जाती हैं. पहले हमने एडवांटेजेस देखी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस हैं, फिर की चैलेंजेस देखे जो फेस किए जाते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से. अभी क्या क्या सर्विसेज हैं जो एज अ वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन आपको वेल्थ मैनेजर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं. तो सबसे पहले है एडवाइजरी सर्विसेज. Wealth manager's role is limited to the extent of providing guidance on investment, financial planning, and tax advisory based on the client profile. Investment decisions are solely taken by the client as per his or her own judgment. आपने सिर्फ एडवाइज करना है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, दैट वुड बी बेनिफिशियल. इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम रिटर्न. ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे ये हाईली रिस्क सिक्योरिटीज हैं बट यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न. आपका काम यहाँ पे क्या रहेगा, जस्ट टू एडवाइस. इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी कस्टमर. ठीक है.
देन ऑप्शन बी इज, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, सेकेंड सर्विस जो है सर्विस मॉडल में, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड. Client engage wealth manager to execute a specific transaction or set of transaction, investment planning, decision, further management remain vested with the client. नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी नेचर की आपने ट्रांजेक्शन करनी है इन रिलेशन टू द एडवाइस प्रोवाइड बाय द वेल्थ मैनेजर, फिर आप फर्दर एक्शन लोगे इन रिलेशन टू दैट. ठीक है, कि मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या इस तरीके से करना है, समथिंग लाइक दैट. Then custody, safekeeping and asset servicing. So client is responsible for investment planning, decision and execution. Wealth manager is entrusted with management, administration and oversight of investment process. Then end-to-end investment life cycle management. Wealth manager own and whole gamut of investment planning, decision, execution, management on behalf of the client. मतलब सारा काम उन्होंने अपने एंड के ऊपर करना है. ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. He is mandated to make financial planning, implement investment decisions and manage the investment throughout its life. ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं दैट आर प्रोवाइडेड बाय द वेल्थ मैनेजर: एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग, custody and safekeeping and asset servicing, then end-to-end investment life cycle management. Okay. Then next topic is private banking. Private banking is referred to providing banking, investment and other financial services to private individual investing sizable investment. Term private refers to customer service being rendered on a more personal basis than in mass market retail banking through dedicated personal bank advisor. Private banking will offer various services such as wealth management, savings, tax planning for their client. A high level form of a private banking for the especially affluent customers, high net worth customers बोल लो, is often referred to as wealth management. Private banking and wealth management are complementary in nature, though called by different name, and both the model offer almost similar service. तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डिफिकल्टी होगी ये कॉन्सेप्ट समझने में कि प्राइवेट बैंकिंग मीन्स व्हाट, है ना. वेल्थ मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की उसको केटर करते हो. सेम चीज प्राइवेट बैंकिंग में करते हो, बस दोनों के नेम डिफरेंट, दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर सेम. आपको वेल्थ मैनेजमेंट समझ में आ गया, आपको प्राइवेट बैंकिंग समझ में आ गया. इंडिविजुअल जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको हैंडल कर रहे हो, उनकी सर्विसेज डिमांड्स को मीट कर रहे हो. दैट इज बेसिकली नोन एज प्राइवेट बैंकिंग इंस्टेड ऑफ मास मार्केट. या मैं बात करूं कि होलिस्टिक जो आपका कस्टमर, उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना, या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दैट में वेरी. और पर्सनल बेसिस के ऊपर अगर आप सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो इन रिलेशन टू टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, सेविंग एटसेट्रा, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ प्राइवेट बैंकिंग. ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन. तो ये आपका जो चैप्टर था अदर इश्यूज इन रिटेल बैंकिंग, वो फाइनली आज फिनिश होता है. ठीक है, तो इसके रिलेशन में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. कल के सेशन में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, अभी उनको डिस्कस करते हैं. ओके, आई गेस 4-5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. 5th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आई होप सो. द ग्रुप कवर ऑफर आर बेसिकली ऑफ डैश एंड डैश टाइप ऑफ कवर. ओके, डू अटेम्प्ट क्वेश्चन 5th. क्वेश्चन 4 तक आई गेस कि हमने अटेम्प्ट कर लिए थे, तो क्वेश्चन 5th अटेम्प्ट कीजिएगा एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th. आई गेस कि ग्रुप इंश्योरेंस करके मैंने आपको एक टॉपिक करवाया है, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी. द ग्रुप कवर ऑफर आर बेसिकली ऑफ डैश एंड डैश टाइप. डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th. तो फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, फिक्स्ड एंड डायनामिक. हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो. Everyone, what according to you will be the correct answer for question 5th? Quickly.
इट्स अ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में बेसिकली क्या था, एक अमाउंट फिक्स रहती है, ठीक है, कि ड्यू टू नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ अगर जो लॉस हुआ वो केस में कवरेज मिलेगी। एंड सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, वो डायनेमिक नेचर का रहता है कि रीपेमेंट पीरियड जो आपका रहेगा, है ना, ड्यूरिंग रीपेमेंट पीरियड अगर डेथ वाला सीन ये रहेगा तो वो केस में कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप जो कवर है, दे आर पार्ट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। तो ग्रुप कवर के अंदर मतलब ये कवर होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 5 का, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। डैश कवर इज बेसिकली अबाउट कवरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एटसेट्रा। तो कौन सा कवर है आपका जिसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं, मतलब इंश्योरेंस रहती है इन रिलेशन टू दैट, ये सारी मटेरियल थिंग्स हैं, ठीक है। तो सोचो क्या होएगा इसका आंसर फॉर क्वेश्चन 6। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6, तो यहाँ पे अनिल सर ने क्विकली आंसर किया दैट इट्स नॉन लाइफ इंश्योरेंस। एवरीवन, फर्स्ट टाइप, अभिनव सर इज सेइंग दैट इट्स अ फर्स्ट टाइप। ओके, जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, उसमें हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की। यू आर सेइंग दैट कि दीज आर एग्जांपल्स कवर्ड अंडर फर्स्ट टाइप, एम आई राइट? Non-life insurance, fixed. Prabir sir is also saying that it's a fixed asset assurance insurance. Sorry. ओके, वेरिंग आंसर्स विल बी देयर। तो डेफिनेटली अगर मैंने ऑप्शंस लिखी होती सो यू आप क्विकली आंसर कर देते कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, है ना। तो हमने लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस के रिलेशन में कुछ डिस्कस किया था। लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो नॉर्मल पर्सन की लाइफ है ना, डेथ, एक्सीडेंटल, ये जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी कवर होती हैं। जो मटेरियल थिंग्स हैं जिसके बारे में आप इंश्योरेंस करवाते हो, चाहे बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है आपका, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है आपका। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो यहाँ पे अनिल सर ने करेक्ट आंसर दिया है, तारक सर ने करेक्ट आंसर दिया है, इट्स ए नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6 इज व्हाट? इट्स ए नॉन लाइफ कवर बोल लो, ठीक है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। तो इट इज नॉन लाइफ कवर, ठीक है। नॉन लाइफ या नॉन लाइफ इंश्योरेंस किसी भी फॉर्म में बोल लीजिए, क्योंकि ये मटेरियल थिंग्स है ना, दे आर नॉट रिलेटिंग विद लाइफ। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइप के रिलेशन में बोला था। तो फर्स्ट टाइप में सर हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां पे आपको कवरेज मिलेगा इन रिलेशन टू नेचुरल डेथ, इन रिलेशन टू एक्सीडेंटल डेथ। तो नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ आपको किस केस में देखने को मिलती है? लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखने को मिलती है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक के केस में नहीं देखने को मिलती, ठीक है सर। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो कि वाई फॉर क्वेश्चन 6 आई एम सेइंग दैट कि योर आंसर इज इनकरेक्ट एंड इट्स करेक्ट आंसर इज व्हाट? इट्स ए नॉन लाइफ कवर। किसी को कोई डाउट है ये चीज के रिलेशन में, डू लेट मी नो। अगर मैं डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शंस लिखती ना तो एक सिंक में आप सभी का आंसर आता कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इट्स नॉन लाइफ कवर। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। वैसे हमने ये कवर भी किया अच्छे से, जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तब हमने ये चीज कवर भी की है, ओके। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो काइंडली प्लीज जो पीछे वाला जो सेशन है, वीडियो है, वो जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ओके। देन डैश टाइप ऑफ कवर इज द सिंपल फिक्स्ड कवर ऑन द हैपनिंग ऑफ नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ एंड अमाउंट ऑफ कवर इज फिक्स्ड। सो अभी ये किस टाइप ऑफ कवर की हम बात कर रहे हैं? डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 क्विकली। तो अभिनव सर ने यहाँ पे अभी क्विकली आंसर किया, तो आई होप सो सर अभी आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि क्यों 6th क्वेश्चन का आंसर ये नहीं था एंड क्यों 7 क्वेश्चन का आंसर ये है, ओके। ओके, तो सुप्रिया मैम ने भी बोला दैट इट्स अ फर्स्ट टाइप। एवरीवन, व्हाट टाइप ऑफ कवर in which you will be getting fixed amount whether in case of natural death whether in case of accidental death, कोई सा भी केस हो सकता है। इट्स अ फर्स्ट टाइप ऑफ कवर, ठीक है, इट्स अ फर्स्ट टाइप ऑफ कवर। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट?
इट्स फर्स्ट टाइप, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो क्रॉस सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमने कल के सेशन में बड़े अच्छे से डिस्कस किया, आज मैंने रिकॉल भी करवाया ये कॉन्सेप्ट। नाउ डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। क्रॉस सेलिंग रेफर्स टू व्हाट? सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, selling products services to new customers. Only A is true, both A and B are true. So correct answer for question 8। तो अभी देखते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए क्वेश्चन 8 के रिलेशन में। क्वेश्चन 8 के रिलेशन में करेक्ट आंसर बताइएगा। Whether it's option A, selling additional product services to existing customer, selling product and services to new customer, only A is true, both A and B are true। मुझे लगता है यहाँ पे एक ऑप्शन ना कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है, ऑप्शन ए आई गेस, है ना। ओके, लेट मी चेंज। नाउ लेट मी नो द करेक्ट आंसर। सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, मैंने यहाँ पे ऑप्शन सी के रिलेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। टेक इन टू कंसिडरेशन दैट थिंग एंड नाउ लेट मी नो द करेक्ट आंसर। इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर देन डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। अभी तक अगर मैं आंसर्स की बात करूं तो इट्स फॉर ऑप्शन डी, सी, ए। एवरीवन क्विकली, क्रॉस सेलिंग रेफर्स टू व्हाट? हमने अभी डिस्कस किया है ये कॉन्सेप्ट, आज के सेशन में भी डिस्कस किया है, तो क्विकली बता दीजिए। ओके तो मैं अगर करेक्ट आंसर की बात करूं क्रॉस सेलिंग के रिलेशन में, आप एक बार कॉन्सेप्ट भी दोबारा देख लेना, ये वीडियो को भी पीछे लेके जाना, आज के सेशन में भी हमने डिस्कस किया है। क्रॉस सेलिंग के केस में आप वन और मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफर करते हो टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर। मैंने सिर्फ यही लाइन बोली थी, इसके बाद मैंने आपको और कोई दूसरा वर्ड नहीं बोला, ये चीज बोली थी ना। इसके बेनिफिट भी हैं, कॉस्ट आपको यहाँ पे कॉस्ट में हेल्पफुल करेगा, रिडक्शन इन कॉस्ट। सेकंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्पफुल रहेगा, जो आपका क्रॉस सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज ऑप्ट कर सकते हो क्रॉस सेलिंग के कंटेक्स्ट में। ये 3 चीजें बताई हैं मैंने आपको क्रॉस सेलिंग के केस में आज के सेशन में। कल वाले सेशन में तो डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। सो आई होप सो भी क्लियर हो रहा हो आपको कि मैं किस पॉइंट की तरफ यहाँ पे पिन पॉइंट कर रही हूँ, दैट इट्स ऑप्शन ए, सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। ठीक है, जो आपका ऑलरेडी कस्टमर बेस है आपके साथ, उसको आपने यहाँ पे क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट अगर आप ऑफर कर रहे हो, दैट इज बेसिकली नोन एज क्रॉस सेलिंग। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। अगर आपको मतलब डाउट है देन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, की फोकस यही वर्ड्स के ऊपर ही है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन डी बोला है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज डैश मॉडल रेफर्स टू प्रोडक्ट, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, पीपल, एपेटाइट, ज्योग्राफी, एट्रीब्यूट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। द नेम ऑफ द मॉडल, जहां पे ये सारे जो कंपोनेंट हैं आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? एवरीवन, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, सारे अटेम्प्ट कर लो। सबसे इजी क्वेश्चन है मुझे लगता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना है, अगर आपने थोड़ा सा भी सुना है इसके रिलेशन में, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। इट्स अ प्रोपागेट मॉडल। ये मॉडल हम यूज किस कंटेक्स्ट में करते हैं, जब भी आपने म्यूचुअल फंड के रिलेशन में म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ये सेल करते हो, यू हैव टू कंसीडर दिस मॉडल। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल? इट्स प्रोपागेट मॉडल। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। मतलब ये वर्ड्स
ये जो अल्फाबेट्स हैं इसी के पीछे हैं ये वर्ड्स। प्रोडक्ट, रिस्क, अच्छा आपसे ऑड वन आउट के रिलेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑड वन आउट के रिलेशन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोपागेट मॉडल का पार्ट नहीं है या इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। आपको दे देंगे प्रोडक्ट की जगह मान लो प्राइस दे दिया, फिजिकल एविडेंस दे दिया, प्राइस दे दिया, प्रमोशन दे दिया, ऐसे हो सकता है ना। तो व्हाट इज द बेटर वे टू रिलेट विद कि आप सारे ये जो एलिमेंट्स है ना इनको ध्यान में रख लो कि ये सारे एलिमेंट्स प्रोपागेट मॉडल का पार्ट हैं, ऑड वन आउट अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। सो टेक इनटू कंसीडरेशन इट्स प्रोडक्ट, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, पीपल, एपेटाइट, ज्योग्राफी, एट्रीब्यूट्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ओके, सिनोनियम भी ध्यान में रखिएगा, प्लेस एंड रिटर्न इन रिलेशन टू अपॉर्चुनिटीज एंड ज्योग्राफी। ओके, मतलब इसमें आप कहीं बोलो कि मैम ने तो रिटर्न्स पढ़ाया ही नहीं या मैम ने तो प्लेस वाले वर्ड का जिक्र ही नहीं किया एंड प्रोपागेट वर्ड में ये है ही नहीं। चाहे प्लेस लिखा हो इट मीन्स ज्योग्राफी लिखा है, चाहे रिटर्न लिखा हो इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज लिखा है, ये चीज को भी ध्यान में रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जब आप फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर बताइएगा। फिजिकल फॉर्म में से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट। इट्स अ डीमटेरियलाइजेशन, वेरी गुड। इट्स डीमटेरियलाइजेशन, जब आप फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल में कन्वर्ट करते हो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डू लेट मी नो। जब फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करोगे दैट प्रोसेस इज नोन एज ए डीमटेरियलाइजेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में करोगे वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्विकली। What is the name of the process in which electronic form of shares are converted into physical form? It's a materialization। जी, तारक सर ने करेक्ट आंसर दिया है, इट्स अ materialization। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में आओगे देन दैट इज नोन एज मटेरियलाइजेशन, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में जाओगे दैट इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, तो ये आपका टॉपिक था इन रिलेशन टू अदर इश्यूज इन रिटेल बैंकिंग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। ठीक है, जब भी आपको पता है, अगर मैं बैंक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बैंक का दो मेन फंक्शन है। एक क्या रहता है, एक रहता है आपका डिपॉजिट्स के रिलेशन में, एक रहता है एडवांस के रिलेशन में। एंड जब भी आपने लोन प्रोवाइड करना है, एडवांसेस प्रोवाइड करने हैं टू दी बोरर, डेफिनेटली वो आपका पैसा है नहीं, आपने प्रॉपर अप्रेजल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कंटेक्ट से जो आपको सही चीजें लगती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ कि हाँ ये चीजें आपने सबमिट करवानी है, फिर आप जाके कहीं असाइन करते हो, सैंक्शन करते हो लोन टू दी बोरर, है ना। तो उसी के रिलेशन में है ये जो चैप्टर है लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, मॉड्यूल ई का चैप्टर है ये जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल ई इन रिलेशन टू रिटेल बैंकिंग। ठीक है, मॉड्यूल डी खत्म हो गया अदर इश्यूज के साथ। तो लोन ओरिजिनेशन रेफर टू द processes right from the time the customer walk into the bank with a request for loan till the time the loan is finally disbursed। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वाला जो पॉइंट है ना, बेसिकली दैट इज नोन एज ए लोन ओरिजिनेशन। जब आपने एप्लीकेशन फाइल की कि आपने लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको फाइनली सैंक्शन हो गया, जो भी चीजें इन बिटवीन हुई वो सारी आपका कहलाएंगी लोन ओरिजिनेशन। डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन 3 मेजर फेजेस ऑफ लोन ओरिजिनेशन आर, क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो रहती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, या फ्रॉम एप्लीकेशन टिल द डिसबर्समेंट। ओके, सबसे पहले इन सॉरी
सबसे पहले है आपका इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, देन क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, एंड उसके बाद रहता है आपका डिसबर्समेंट। ठीक है, तो सबसे पहले पहला फेज डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड वाला फेज। ओके, तो फर्स्ट फेज इज व्हाट? द प्रोसेस रिवॉल्व अराउंड टू की एस्पेक्ट, वन क्रिटिकली अप्रेजिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए कस्टमर एंड टू एनालाइज द रिस्क इन लैंडिंग। ठीक है, क्या क्या चीजें रहती हैं जब भी आपने ये जो प्रोसेस है, जब भी आपने ये स्टार्ट करना है लोन के रिलेशन में, ये जो प्रोसेस ये स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जिस बंदे को आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो पे भी कर देगा, कि जिस बंदे को आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो पे भी कर देगा वो लोन को, कि नहीं कर पाएगा। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे, फिर प्रॉपर देखोगे कि कितना रिस्क अटैच है लैंडिंग के केस में। अगर मैं इस बंदे को लैंड करूं टू व्हाट एक्सटेंट कि मेरे को रिस्क है या चांसेस हैं कि ये बंदा पे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें सबसे पहले डेफिनेटली देखी जाती हैं। इट इज नेसेसरी टू कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू केटर टू दीज एस्पेक्ट, डेमोग्राफिक, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डिटेल्स आर मस्ट फॉर प्रोसेसिंग। ये सारी चीजें देखोगे ना, सो to know that कि whether that person is capable to pay off your debt to meet off his or her liability or not. To minimize the risk, it is necessary to check that customer is not a fraud or blacklisted within the bank or with other institution. ऐसा नहीं कि पहले उसने कहीं डिफॉल्ट कर रखा हो, आपने अपने एंड के ऊपर प्रॉपर चेक करना है इसके रिलेशन में। It is also important to verify that information provided by the customer is correct एंड ऑथेंटिकेट, कोई लूप होल, कोई उसने फ्रॉड, ऐसी चीजें ना हो। बैंक अचीव दिस मोस्टली थ्रू एक्सटर्नल एजेंसीज, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कस्टमर के रिलेशन में। अनदर मेथड ऑफ वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू कलेक्ट एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इनकम, रेजिडेंस, एज एंड अदर इंफॉर्मेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना कि भाई आपने ये सबमिट करवाना है, तो उसकी हेल्प के साथ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अदरवाइज एक्सटर्नल एजेंसीज विल बी देयर। As a factor of loan amount and financial product, a bank may request co-borrower or guarantor to support the loan अगर उनको ऐसा लगे। This may be required as a risk mitigant, मतलब कि अगर आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा अमाउंट जो है मेरे को प्रोवाइड करनी है एक कस्टमर को, तो वो केस में आप गारंटर या को बोरर के केस में मतलब ऐसी चीज़ें कर सकते हो, सो दैट कि रिस्क यहाँ पे कम हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल बी एबल टू मिटिगेट द रिस्क। आप अवॉइड नहीं कर सकते, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लैंडिंग के केस में आप कभी भी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस ली हैं यू विल बी एबल टू मिटिगेट दैट रिस्क। ओके, बैंक कलेक्ट फी फॉर प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कस्टमर एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, दिस सप्लीमेंट एज अ बैंक्स इनकम। ओके, तो ये है फर्स्ट फेज इंफॉर्मेशन के रिलेशन में। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड फेज इन लोन ओरिजिनेशन इज द क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। तो सेकेंड फेज में हमने यही देखा था कि आप प्रॉपर अप्रेजल करोगे। यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर्स सिक्योरिटीनाइज द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू देम एंड अराइव एट द लोन एलिजिबिलिटी एंड फिक्स द टर्म एंड कंडीशन टू ऑफर टू द कस्टमर। आप प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल करने के बाद, कस्टमर ने तो चलो बोला है मेरे को इतना लोन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर अप्रेजल करने के बाद अगर आपको लगा कि नहीं मेरे को इतना लोन प्रोवाइड करना है ये कस्टमर को, तो आप अकॉर्डिंगली उतना लोन सैंक्शन करोगे। ठीक है, जनरली दो टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं ये पर्पस के लिए, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शनिंग के केस में दो टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी? यहां से जो टॉपिक है हम कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, यहां से जो टॉपिक है हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है,